हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल अपनी क्लासेज। स्वागत है आपका अपनी क्लासेज में। तो फ्रेंड्स, हमने सेकेंड पार्ट पढ़ लिया था। उसमें जो भोलानाथ है उसकी माँ उसे बहुत ही अच्छे से उसे खाना खिलाती थी। उसके वाल्मीकि जीवन को दर्शाया गया है इस चैप्टर में। और उनके पिताजी जो उनको खाना खिलाते थे तो उनकी माँ डांटती कि आप क्या जानते हो, मर्द क्या जानते हैं कि बच्चे का पेट भर गया या नहीं। तो अपनी माताएं ही बच्चे को खिलाते तब बच्चे का पेट भरता है। तो आज हम शुरू करेंगे हमारा थर्ड पार्ट, जो बहुत ही रोचक है। हमारा थर्ड पार्ट यहाँ से शुरू होता है। तो आइए शुरू करते हैं थर्ड पार्ट। तमाशे भी ऐसे वैसे नहीं, तरह तरह के नाटक। यानी कि जो भोलानाथ है वो रोता हुआ अपने पिताजी की गोद में बैठता है और अपने फ्रेंड्स को देखकर वो बहुत ही खुश हो जाता है, रोना भूल जाता है और खेलने लग जाता है। तो वो बोलते हैं कि हम तमाशे भी ऐसे वैसे नहीं करते थे, तरह तरह के नाटक करते थे। चबूतरे का एक कोना ही नाटक घर बनता था। बाबूजी जिस छोटी चौकी पर बैठकर नहाते थे वही जो रंगमंच वही बनता था। यानी कि जो एक चबूतरे का कोना था वहाँ पे एक नाटक घर था। यानी कि वो नाटक करते थे किसी भी चबूतरे के कोने पर। जैसे हम देखते कि जैसे हम बचपन में खेलते कूदते थे तो हम ऐसा ही करते थे, किसी ना किसी चबूतरे में जाके बैठ जाते थे। गाँव में ऐसा ही होता है। तो बाबूजी की जो नहाने की चौकी है उसको लेते और उसे रंगमंच बना लेते थे। उसी पर सरकंडे के खंभों पर कागज का चंदोआ तान कर मिठाइयों की दुकान लगाई जाती थी। तो फ्रेंड्स, वो भोलानाथ बोल रहे हैं कि सरकंडे एक मतलब जैसे झाड़ू वाड़ू बनाने का आता है ना, वैसा ही एक सरकंडा आता है। झाड़ू बनाने की जो सीखे हैं उसे पानी कहते हैं। तो उनका जो मोटा भाग होता है उसे सरकंडा कहते हैं। तो उसको कागज़ के चंदोआ यानी कि कागज़ का मतलब ऐसे छत नुमा लगा के और मिठाइयाँ दुकान लगाई जाती थी उसके नीचे। उसमें चीलम के खोंचे पर कपड़े के थालों में ढेले के लड्डू, पत्तों की पुरियाँ, गीली मिट्टी की जलेबियाँ, फूटे घड़े टुकड़ों के बतासे आदि मिठाई सजाई जाती थी। जो वहाँ पे वो सरकंडों का कागज़ का जो चंदोआ बनाकर मिठाइयों की दुकान लगाते थे, उसमें क्या क्या है देखो। चीलम के खोंचे पर कपड़े के थालों में ढेले के लड्डू, यानी कि जो लड्डू होते हैं उनको कपड़े के छोटे छोटे थाल बना लिए जाते थे। कपड़ों को थाल मान लिया जाता और उनमें छोटे छोटे लड्डू बना लिए जाते थे। पत्तों की पुरियाँ और कचौरी, जो पत्ते होते हैं उनको मान लेते थे कि ये पूरी है या कचौरी है। और गीली मिट्टी की जलेबियाँ बनाते। फूटे घड़ों के टुकड़ों के बतासे, जो घड़े फूट जाते थे उनके छोटे छोटे टुकड़े होते थे, उनके पतासे बना लिए जाते थे और मिठाई सजाई जाती थी। ठीकरों के बटखरे और जस्ते के छोटे छोटे टुकड़ों के पैसे बनते थे। जो ठीकरे होते हैं यानी कि घड़ा फूट जाता है तब छोटी छोटी जो ठीकरियाँ बचती हुए उसे कहते हैं ठीकरे के बटखरे। और जस्ते के छोटे छोटे टुकड़ों के पैसे बनाए जाते हैं। जो जस्ता होता है उसके छोटे छोटे टुकड़ों के पैसे बना लिए जाते थे। हमें लोग खरीदार और हमें लोग दुकानदार बनते। यानी कि जो भोलानाथ है वो खुद ही और उनके दोस्त खुद ही खरीदार बनते, खुद ही दुकानदार बनते। बाबूजी भी 2-4 गोरखपुरिये पैसे खरीद लेते थे। थोड़ी देर में मिठाई की दुकान बढ़ाकर हम लोग घरौंद बनाते थे। यानी कि जो लेखक वो है भोलानाथ, वो बोलते हैं कि थोड़ी देर में हम मिठाई की दुकान को मिटाकर बढ़ाकर यानी उसको बंद करके लोग घरौंद बनाते थे। यानी कि जो वो है भोलानाथ है वो छोटे छोटे घरौंदे बनाते, मिट्टी के पैर रखे हाथ से किसी से भी। धूल की मेड़ दीवार बनती और तिनकों का छप्पर, यानी कि जो धूल की मेड़ है जैसे खेतों में मेड़ होती है वैसी धूल की मेड़ बना ली जाती, वो दीवार होती थी। और जो छोटे छोटे तिनके होते थे उनका छत बना लिया जाता था।
दातून के खंभे, दिया सलाई की पेटियों की किवाड़, घड़े के मुहड़े की चूल्हा चक्की, दिए की कड़ाही और बाबूजी की पूजा वाली आचमनी कलछी बनती थी। यानी कि जो दातून के खंभे होते हैं वो बना लेते, दिया सलाई की पेटियों की किवाड़ बना लेते थे, और जो घड़े के मुहड़े की चूल्हा चक्की होती है, घड़े की छोटी छोटी चूल्हा बना लेते थे, और जो दिए की कढ़ाई यानी कि जो दीपक होता था उसकी कढ़ाई बना लेते थे। बाबूजी की पूजा वाली आचमनी कलछी बनती थी। पानी के घी, धूल के पिसान और बालू की चीनी से हम लोग जोनार तैयार करते थे। पानी का जो घी है बना लेते थे, धूल के पिसान बना लेते और बालू की चीनी बनाकर वो मिठाई तैयार करते, जोनार मिठाई तैयार करते। हम ही लोग जोनार करते और हम ही लोगों की जोनारें बैठती थी। जब पंगत बैठ जाती थी तब बाबूजी भी धीरे धीरे से आके पात के अंत में जीवने के लिए बैठ जाते थे। यानी कि जो उनके बापूजी है वो भी उनके साथ बैठ जाते थे, वो भी उनके साथ खेलते थे। उनको बैठते देखते ही हम लोग हंसकर घरौंदा बिगाड़ कर भाग चलते थे। वह भी हंसते हंसते लोटपोट हो जाते और कहने लगते, फिर कब भोज होगा भोलानाथ। यानी कि जो भोलानाथ के पिताजी है वो उनके पास आके बैठ जाते एक ही पंगत में। जब वो खाना खाने बैठते तो उनको देखकर, मतलब ऐसे नाटक में जो चीज़ें बनाते खेलते थे उनको देखकर वो हंसने लग जाते, और भोलानाथ के पिताजी भी हंसने लग जाते और उससे कहते हैं कि अब कब भोज होगा भोलानाथ। कभी कभी हम लोग बारात की भी जुलूस निकालते थे। यानी कि ऐसे ही खेलते थे गुड्डा गुड्डी तो बारात की जुलूस निकालते थे। कनस्तर का तबूरा बजता, अमोले को घीस कर सहनाएं बजाई जाती, टूटी हुई चूहेदानी की पलकी बनती, जो पालकी है वो बनती। हम समधी बनकर बकरे पर चढ़ लेते और चबूतरे के एक कोने से चलकर बारात दूसरे कोने में जाकर दरवाजे लगती थी। यानी कि जो भोलानाथ है वो बारात की जुलूस निकालते। कनस्तर का जो तबूरा बजता था, कनस्तर कोई पदार्थ होगा उसका तबूरा बना लेते थे। ओमेला, जो ओमेल है, जो अमोले हैं वो घिस कर सहनाएं बना लेते थे। टूटी चूहेदानी होती थी उसकी पालकी बना लेते, और जो भोलानाथ है वो समधी बनकर चबूतरे के दूसरे कोने पे बैठ जाते और वहाँ से चल के उसके दूसरे कोने पर जाकर बारात को ले जाते और उनके घर तक ले जाते। वहाँ काठ की पटरियों से घिरे, गोबर से लीपे, आम और केले की टहनियों से सजाए हुए छोटे आंगन में कुल्हिया का कलसा रखा रहता था। वहाँ पे काठ की पटरियों से घिरे, यानी कि लकड़ी की पटरियाँ हैं उनसे घिरे हुए, गोबर से लिपा हुआ, आम और केले की टहनियाँ हैं उनसे सजाए हुए आंगन होते थे छोटे छोटे, और कुल्हे का कलसा रखा रहता था। जो कलश है वहाँ पे छोटा सा रखा रहता था। वहीं पहुँचकर बारात फिर लौट आती थी। लौटने के समय खटोली पर लाल ओहार डालकर उसमें जो दुल्हन है उसको चढ़ा लिया जाता था। यानी कि जो लौटते समय जो खटोली पर लाल ओहार, यानी कि जो डोली होती है उस पर लाल चादर डाल के दुल्हन को उसमें बिठा लिया जाता था। लौट आने पर बाबूजी जूं ही ओहार उघार कर दुल्हन का मुख निरखने लगते तो ही हम लोग हंसकर भाग जाते। उनके बाबूजी भी उनके साथ होते थे, तो बड़ों से बच्चे शर्मा जाते थे और वो हंसकर भाग जाते थे वहाँ से। थोड़ी देर बाद फिर लड़कों की मंडली जुट जाती थी। थोड़ी देर होती फिर वापस उनके दोस्त आ जाते थे। इकट्ठा होते ही राय जमती कि खेती की जाए। वो इकट्ठा होते और सोचते कि हम खेती करें। बस चबूतरे के छोर पर घिरनी गड़ जाती और उसके नीचे गली कुआं बन जाता। जो चबूतरा है उसके नीचे गली कुआं बना लेते। मूंज की बटी हुई पतली रस्सी एक चुक्कड़ बांध गराड़ी पर चढ़ाकर लटका दिया जाता था। मूंज होती है उसकी रस्सी बनाई जाती है, तो उसकी जो पतली रस्सी है उसको
चुक्कड़ बांध गराड़ी, यानी कि कोई भी जो पानी निकालने की चीज़ होती उसको बांध लिया जाता था और कुएं में लटका दिया जाता था। और दो लड़के बैल बनकर मोट खींचने लग जाते थे, यानी कि जो मोट होती है, चरस होता है, वैसा ही बना के वो कुएं में लटका देती और जो दो बच्चे उसको खींचते और पानी निकल जाता। ऐसे ही एक काल्पनिक नाटक करते हैं, वो खेलते हैं। चबूतरा खेत बनता, कंकड़ बीज और ठेंगा हल जुआठा, जो कंकड़ होते थे वो बीज बन जाते, ठेंगा हल जुआठा जो जोतने की चीज़ें होती है वो बना लेते किसी पदार्थ से। बड़ी मेहनत से खेत जोते, बोए और पटाए जाते, फसल तैयार होते देर न लगती और हम हाथों हाथ फसल काट लेते थे। काटते समय गाते थे, ऊंच नीच में भई कियारी, जो उपजी सो भई हमारे। जो ऊंच नीच में भई कियारी, यानी कि जो ऊपर नीचे जैसे भी क्यारी में भाए गए, वो जो उपजी सो भई हमारे, जो भी उत्पादन हुआ उससे वो हमारी ही है। फसल को एक जगह रखकर उसे पैरों से रौंद डालते थे, कसौरे का सूप बनाकर ओसाते और मिट्टी की दिए के तराजू पर तौलकर राशि तैयार कर देते थे। जो फसल को लेके आते, जैसे पहले के लोग खलिहानों में फसल ले जाते और उनको बैलों से या किसी से रौंदवाते थे पैरों से, तो उसी तरह वो भी रौंदते और उसमें से बैज निकाल लेते कसौरे का सूप बनाकर, यानी कि जो लटकाने का है, पालने का, तोड़ने का, वो बनाकर ओसाते और मिट्टी की दिए के तराजू पर तौलकर राशि तैयार करते। जो मिट्टी का दिया है वो तराजू बना लेते उनसे और फसल को तौलते और राशि प्राप्त कर लेते थे। इसी बीच बाबूजी आकर पूछ बैठते थे, इस साल की खेती कैसी रही भोलानाथ? बस फिर क्या, हम लोग ज्यों का त्यों खेत खलिहान छोड़कर हंसते हुए भाग जाते थे। कैसी मौज की खेती थी। ऐसे ऐसे नाटक हम लोग बराबर खेला करते थे। बटोही भी कुछ देर ठिठक कर हम लोगों के तमाशे देख लेते थे। जब कभी हम लोग ददरी के मेले में जाने वाले आदमियों का झुंड देख पाते तब कूद कूद कर चिल्लाने लगते थे, चलो भाइयों ददरी सत्तू पिसान की मोटरी। जो भोलानाथ है वो बोलते कि ददरी के मेले में जाने वाले आदमियों का झुंड देख पाते, यानी कि जब कभी भी जो लोग ददरी का मेला भरता उनमें जाते उनके झुंड को देखते थे और कूद कूद कर चिल्लाने लगते थे, चलो भाइयों ददरी सत्तू पिसान की मोटरी। ऐसे कहते हुए वो चिल्लाने लगते, हंसने लगते, कूदने लगते। अगर किसी दूल्हे के आगे आगे जाती हुई ओहारदार पालकी देख पाते तब खूब जोर से चिल्लाने लगते। जब बारात जाती थी वापस दुल्हन को लेके, तब दुल्हन की पालकी देखते तो उसको देखकर बहुत ही उनको मज़ा आता था। तो इस चैप्टर में बिल्कुल बालपन को दर्शाया गया है, बचपना याद दिला देता है ये चैप्टर। जो बूढ़ा वर है वो उनके पीछे पड़ जाता है बात सुन के और उनको पीटने भाग जाता और उनको पीटा उन्होंने। तो उस खसूट खब्बीस की सूरत आज तक हमें याद है। वो बोलते हैं कि उस खसूट जो खड़ूस दूल्हा है उसकी छवि हमें अभी भी याद है, उनका चेहरा अभी भी याद है। न जाने किस ससुर ने वैसा जमाई ढूंढ लिया था, यानी कि जो वो बोलते हैं कि ना जाने ऐसा जवाई कहाँ से ढूंढा है उनके ससुर ने। वैसा घोड़ मुँहा आदमी हमने कभी नहीं देखा। आम की फसल में कभी कभी खूब आंधी आती है। आंधी के कुछ दूर निकल जाने पर हम लोग बाग की ओर दौड़ पड़ते थे। वहाँ चुन चुनकर घुले घुले गोपी आम चाटते थे। यानी कि जब आंधी आती थी, आंधी रुकने के बाद भोलानाथ और उनके साथी बाग में जाते आम के पेड़ के नीचे और वहाँ की कैरियाँ वगैरह आम ले आते थे और वो आराम से खाते थे। आम का नाम लेते ही मुँह में पानी आ जाता है जैसे।
एक दिन की बात है, आंधी आई और पट पड़ गई थी। आकाश काले बादलों से ढक गया, मेघ गरजने लगे, बिजली कौंधने और ठंडी हवा सनसनाने लगी। पेड़ झूमने और जमीन चूमने लगे। हम लोग चिल्ला उठे। यानी कि एक दिन है वो आंधी आई और पट पड़ गई, यानी कि जो बादल बिल्कुल आसमान बारिश की तरह हो गया। आकाश काले बादलों से ढक गया, मेघ गरजने लगे, जो बादल है वो गरजने लगे, बिजली और कौंधने और ठंडी हवा सनसनाने लगती, बिजली चमकने लगी और ठंडी हवा चलने लगी। पेड़ झूमने और ज़मीन चूमने लगे, यानी कि आंधी चली, जैसे पेड़ इधर उधर हिले तो ज़मीन के अड़ रहे थे, इधर उधर हिल रहे थे। और वो लोग चिल्ला उठे, एक पैसा की लाई, बाजार में छितराए, बरखा उधर बिलाए। यानी कि एक पैसा की लाई, यानी कि एक पैसा भी नहीं लगा, बाजार में छितराए, बाजार में जो हलचल हो रही है वो सब बरखा उधरे ही बिलाए। यानी कि जब बरसात उधर ही आ रही है, लोग हलचल करेंगे, इधर उधर भागने लगेंगे बारिश आते ही, लेकिन बरखा न रुकी। बारिश फिर भी नहीं रुकी और मूसलाधार पानी होने लगा। हम लोग पेड़ों की जड़ से धड़ से सट गए, जैसे कुत्ते के कान में अठई चिपक जाती है, मगर बरखा जमी नहीं, थम गई। बरखा बंद होते ही बाग में बहुत से बिच्छू नजर आए। बरसात खत्म होते ही बाग में बिच्छू नजर आए। हम लोग डरकर भाग चले। हम लोगों में बेज्जू बड़ा ठीठ था। बेज्जू बड़ा ठीठ था। सइयों की बात, बीच में मूसन तिवारी मिल गए। बेचारे बूढ़े आदमी को सूझता कम था। यानी कि बरसात बंद होते वहाँ से बिच्छू निकलने लगते और बच्चे डरकर भागने लगे। बेज्जू बड़ा ठीठ था। जो बेज्जू नाम का एक लड़का है, नहीं सॉरी, ये लड़का नहीं है, जो उसके साथी थे उनमें डर था, बड़ा ही ज़्यादा डर था। सइयों की बात के बीच में मूसन तिवारी मिल गए। बीच में कौन मिल गए? मूसन तिवारी। ये क्वेश्चन बन सकता है कि जब भोलानाथ और उनके साथी बाग में बिच्छू निकलने से डर के भाग रहे थे, तब बीच रास्ते में कौन मिला था? तो मूसन तिवारी मिला था। बेचारे बूढ़े आदमी को सूझता कम था। बेज्जू उनको चिढ़ाकर बोला, बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा। जो बूढ़ा है मतलब उनका दोस्त है बेज्जू। हाँ, बेज्जू उनका दोस्त ही है। बेज्जू बड़ा ढीठ था। जो बेज्जू उनका दोस्त है, बड़ा ही मतलब मंदबुद्धि आदमी था, मंदबुद्धि लड़का था। तो वो बोलने लग गया कि बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा। जो वो बोलता है कि बुढ़ा बेईमान है और वो करेले का चोखा मांग रहा है, करेले की साग मांग रहा है। हम लोगों ने भी बेज्जू के सुर में सुर मिलाकर यही चिल्लाना शुरू किया। मूसन तिवारी ने बेतहासा खदेड़ा, हम लोग तो बस अपने अपने घर की ओर आंधी हो चले। ऐसा कहते ही मूसन तिवारी है वो गुस्से में आ गया और उनको बढ़िया खदेड़ा, बढ़िया मारपीट करने लगा और उनके पीछे भागने लगा। तो वो अपने अपने घर आंधी हो चले, यानी कि बहुत तेज़ दौड़े और अपने अपने घर चले गए। जब हम लोग न मिल सके तब तिवारी जी सीधे पाठशाला में चले गए। वहाँ से हमको और बेज्जू को पकड़ लाने के लिए 4 लड़के गिरफ्तारी वारंट लेकर छूटे। इधर ज्यों ही हम लोग घर पहुँचे त्यों ही गुरुजी के सिपाही हम लोगों पर टूट पड़े। बेज्जू तो 9-2-11 हो गया, हम पकड़े गए। फिर तो गुरुजी ने हमारी खूब खबर ली। जो मूसन तिवारी है वो पाठशाला पहुँचे और उनको पकड़ने के लिए 4 लड़के भेजे कि उनको लेके आओ, वो बहुत मस्ती करते हैं। तो लेने गए वो 4 लड़के, तो वो जो बेज्जू था वो चालाक था, तो वो भाग गया और उनको पकड़ लिया गया और उन्होंने खूब खबर ली। बाबूजी ने यह हाल सुना, वह दौड़े हुए पाठशाला में आए, गोद में उठाकर हमें पुचकारने और फुसलाने लगे। पर हम दुलारने से चुप होने वाले लड़के नहीं थे। रोते रोते उनका कंधा आंसुओं से तर कर दिया।
वह गुरुजी की चिरौरी करके हमें घर ले चले। रास्ते में फिर हमारे साथी लड़कों का झुंड मिला, वे जोर से नाचते और गाते थे। यानी कि जब पाठशाला में भोलानाथ को ले जाया गया तब उनके गुरुजी उनकी खबर ले रहे थे। तब यह बात सुनकर कि भोलानाथ को पाठशाला में ले जाया गया, उनके पिताजी आए, दौड़कर उनको गले से लगा लिया और वो फिर रोने सिसकने लगे और उनका कंधा आंसुओं से भर गया। फिर रास्ते में जब घर आए तब उनके दोस्त नाचते हुए और गाते हुए दिखाई दिए और गाते हुए नाचते ये गीत कि माए पकाए गरर गरर पुआ, हम खाइब पुआ ना खेलब जुआ। यानी कि जो बच्चे हैं वो गाते हुए है कि माई पकाए गरर गरर पुआ, हमारी मैया है सभी की वो घर घर, हमारे लिए हमारे घर पुआ पका रही है, हम खाइब पुआ। यानी कि हम पुए खाते हैं और जुए नहीं खेलते हैं। फिर क्या था, हमारा रोना धोना भूल गया, हम हट करके बाबूजी की गोद से उतर पड़े और लड़कों की मंडली में मिलकर लगे वही तानसुर अलापने लगे। तब तक सब लड़के सामने वाले मकई के खेत में दौड़ पड़े। उसमें चिड़ियों का झुंड चर रहा था। वे दौड़ दौड़ कर उन्हें पकड़ने लगे पर एक भी हाथ न आई। हम खेत से अलग ही खड़े होकर गा रहे थे। उनके जो उनके दोस्त है उनके साथ वो रोना भूल कर उनके साथ मिल गया उनकी मंडली में और वो ही नाचने लगे, उसी सुर में गाने लगे। और जो उनके साथी है वो मक्की के खेत में चले गए और वहाँ पर जो चिड़िया हैं उनके झुंड जो चुगा चुग रहे थे तो उनको पकड़ने के लिए दौड़ रहे थे। लेखक जो भोलानाथ है वो मेरे पर खड़े खड़े ही देख रहे थे और गा रहे थे, राम जी की चिरई राम जी का खेत, खा लो चिरई भर भर पेट। ये गीत गाते हैं ना हम जब बचपन में छोटे होते हैं तब, या फिर जैसे छोटे बच्चे होते हैं उनको बहलाने के लिए हम यही गाते हैं कि राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खा लो चिड़िया भर भर पेट। यही हमसे कुछ दूर बाबूजी और हमारे गांव के कई आदमी खड़े होकर तमाशा देख रहे थे और यही कहकर हंसते थे कि चिड़िया की जान जाए लड़कों का खिलौना। सचमुच लड़के और बंदर पराए पीर नहीं समझते हैं। जो गांव के लोग हैं और जो भोलानाथ के बापूजी है वो सब वहाँ पे खड़े होकर देखने लगते उन बच्चों को और कहते कि चिड़िया की जान जाए लेकिन लड़कों का खिलौना कभी नहीं बिगड़ता है। सचमुच लड़के और बंदर पीर पराए नहीं जानते, यानी कि चिड़ियाओं की क्या पीड़ा होती है वो बच्चे और बंदर किसी की भी पीड़ा को नहीं जानते हैं। एक टीले पर जाकर हम लोग चूहों के बिल से पानी उलीचने लगे। एक टीला उस पर जाकर जो चूहों के बिल होते थे उनमें पानी भर जाता तो उसको बाहर निकालने लगते। नीचे से ऊपर पानी फेंकना था। हम सब थक गए। तब तक गणेश जी के चूहे की रक्षा के लिए शिव जी के सांप निकल आए। रोते चिल्लाते हम लोग बेतहाशा भाग चले। कोई औंधा गिरा कोई अंटा चिट मतलब वो वहाँ से निकल रहे थे तो पानी निकाल रहे थे, वहाँ से सांप निकल गया। सांप निकलते ही वो बहुत ज़ोरों से भागने लगे। कोई जो ऊंधा गिर गया और कई किधर गिर गया, किसी का सिर फूट गया, किसी के दांत टूट गए, सभी गिरते पड़ते भागे। हमारी सारी देह लहू लुहान हो गई, पैरों के तले कांटों से छलनी हो गए थे। सांप से जो डर के भागे थे तो उनके साथ ऐसा हंसलो है कि वो कोई इधर पड़ गया, कोई उधर, किसी के सिर फूटा, किसी का दांत टूटा। उनका पूरा शरीर लोहा लहान हो गया था। उनके पैरों में कांटे से छाले हो गए, कांटे घुप गए। हम एक सुर से दौड़े आए और घर में घुस गए। उस समय बाबूजी बैठक के ओसारे में बैठकर हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। यानी कि जो भोलानाथ के पिताजी हैं, जब भोलानाथ घर में आए तो वो बैठक में हुक्का पी रहे थे। उन्होंने हमें बहुत पुकारा पर उनकी अनसुनी करके हम दौड़ते हुए मैया के पास ही चले गए, जाकर उसी की गोद में शरण ली। यानी कि जो भोलानाथ के पिताजी उनको आवाज़ देते लेकिन वो उनके पास नहीं जाकर अपनी माँ के पास जाकर गोद में बैठ जाते। मैया चावल अमनिया कर रही थी। उनकी माँ है वो चावल बना रही थी। हम उसी के आंचल में छिप गए। हमें डर से कांपते देखकर वह जोर से रो पड़ी और सबका काम छोड़ बैठी।
अधीर होकर हमारे भय का कारण पूछने लगी। कभी हमें अंग भरकर दबाती और कभी हमारे अंगों को अपने आंचल से पहुंचकर हमें चूम लेती। बड़े संकट में पड़ गई थी। जब उनको डर के हमारे भय देखा, उनके साथ वो डर रहे थे, तो उनकी माँ ये सब देखकर रो पड़ी कि मेरे बच्चे को क्या हो गया, वो इतना क्यों डर रहा है। सब काम छोड़ दिया उन्होंने। कभी उनको चूमती, कभी अपने आंचल से लगा लेती और कभी अपनी साड़ी से उनके हाथ पैर पोंछती। झटपट हल्दी पीसकर हमारे घाव पर थोपी गई। घर में कोहराम मच गया। हम केवल धीमे सुर से सा सा कहते हुए मैया के आंचल में लुक के चले जाते थे। सारा शरीर थर थर काँप रहा था, रोंगटे खड़े हो गए थे। हम आंखें खोलना चाहते थे पर वे खुलती ही न थी। हमारे कांपते ओठों को मैया बार बार निहार कर रोती और बड़े लाड से हमें गले लगा लेती थी। ये सब देखकर, उनके घाव देखकर उनकी माता हल्दी पीसती और उन घावों पर लगा देती। घर में कोहराम मच गया था। घर में सभी को टेंशन हो रही थी। तो वो जो भोलानाथ था वो धीरे धीरे सुर में सा ये सब कहने लग गए और अपनी माँ के आंचल में लुक के चले जाते थे, यानी कि उनके माँ के आंचल में चले गए, बैठ गए। हम केवल धीरे सुर में सा कहते हुए मैया के आंचल में लुक गए। सारा शरीर थर थर काँप रहा था। उनका सारा शरीर है वो थर थर काँप रहा था। रोंगटे खड़े हो गए थे उन सांप को देखकर। आंखें खोलते ही वो दृश्य नजर आता तो आंखें भी नहीं खोल पाते। उनके कांपते होठों को देखकर उनकी माँ रोती और बड़े लाड से उनको गले लगा लेती। इसी समय बाबूजी दौड़ आए। आकर झट हमें मैया की गोद से अपनी गोद में लेने लगे, पर हमने मैया के आंचल की प्रेम और शांति को चंदोए की छाया न छोड़ी। यानी कि जो भोलानाथ है, उनके पिताजी आते आकर ही उनको गोदी में लेना चाहे, लेकिन भोलानाथ नहीं उतरे उनकी माँ की गोदी में से और उनके पिताजी के गोद में नहीं गए। वो सिर्फ अपनी माँ के आंचल में ही रहना चाहते थे, वहाँ पे शांति मिल रही थी। तो इस चैप्टर में भोलानाथ के द्वारा हमारे बचपन को दर्शाया गया है। जैसे हम बचपन में खेलते कूदते थे, जैसी भी क्रियाएं हम करते थे, वो सब इसी चैप्टर में दर्शाया गया है। इसको पढ़कर मेरा बचपन याद आ गया मुझे। बहुत ही सुंदर पाठ है, बहुत ही बढ़िया पाठ है। यह पाठ हमारा पूरा हो जाता है आज, और इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो आपको बता दिए जाएंगे। जो इम्पोर्टेंट होंगे, परीक्षा में आने लायक, वो सब बता दिए जाएंगे। और इस चैप्टर से भी क्वेश्चन बनेंगे, तो हम इस चैप्टर से क्वेश्चन बना के PDF आपको दे देंगे। चलिए दोस्तों, यह पार्ट पूरा होता है। जय हिंद, जय भारत।